आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरों के मेन्यू में आज क्या क्या खास है। संभल की खबर मैं जनहित में लगातार आप तक पहुंचा रही हूं। मंदिर का पता लगने के बाद अब उन कुओं की तलाश हो रही है जो बंद हो चुके हैं। आज एक कुएं की खुदाई हुई, 3 खंडित मूर्तियां मिली। सवाल उठ रहे हैं कि कुएं में मूर्तियां किसने डाली। प्रशासन जांच में जुटा है और मंदिर से लेकर मूर्तियों तक का सच जानने के लिए एएसआई की मदद मांगी गई है। पूरी खबर विस्तार से रखेंगे आपके सामने। उधर प्रियंका गांधी आज संसद में एक बैग लेकर पहुंची थी। उस बैग पर फिलिस्तीन लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसको लेकर सियासी बवाल मच गया। प्रियंका पर बीजेपी ने सवाल उठाए, तुष्टीकरण के आरोप लगाए तो प्रियंका भी चुप नहीं रही, उन्होंने कर दिया है पलटवार। लेकिन क्या रहा प्रियंका का मकसद और मायना, दिखाएंगे, समझाएंगे। आज चर्चा में दूसरी गांधी यानी सोनिया गांधी भी हैं। उन पर आरोप है उन्होंने नेहरू मेमोरियल से उनके सैकड़ों ऐतिहासिक चिट्ठियां अपने साथ ले गईं। बात सालों पुरानी है लेकिन इन दिनों फिर से चर्चा में आ गई। बीजेपी ने सोनिया को घेरा है, सवाल उठाए हैं कि कांग्रेस को जवाब देते क्यों नहीं बन रहा। पूरी खबर जानेंगे। आज बांग्लादेश मुक्ति दिवस है। इस बार का माहौल बाकी सालों से अलग है। बांग्लादेश से संबंध ठीक नहीं है। ऐसे में आज साल 1971 की तस्वीर चर्चा में है। पाकिस्तान पर विजय की ऐतिहासिक तस्वीर को लेकर सियासत हो रही है। पूरा मामला क्या है, जीत की पिक्चर पर पॉलिटिक्स का करेंगे पोस्टमार्टम। और विपक्षी इंडिया गठबंधन में ईवीएम पर अब तकरार तेज हो चली है। उमर अब्दुल्ला के बाद अब टीएमसी ने भी आईना दिखा दिया है। पहले से ही कई मुद्दों पर विपक्षी गठबंधन में मतभेद चल रहे हैं। अब लिस्ट में ईवीएम का सवाल भी शामिल हो गया है। कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। तो चलिए विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। सबसे पहले बात संभल की। संभल में हरिहर मंदिर का सच सर्वे रिपोर्ट में कैद है, लेकिन उसके पहले ही परसों संभल में शिव मंदिर मिला और आज मां पार्वती की खंडित मूर्ति कुएं से निकाली गई है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों ने संभल के इतिहास के पन्नों को दोबारा खोल दिया है। संभल से हिंदुओं के पलायन से लेकर दंगों की कई दर्दनाक कहानियां फिर से जिंदा हो गई। बीते 2 दिनों से यहां भगवान शिव और हनुमान की पूजा हो रही है। महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। भक्तों की लंबी लंबी कतार लगी है। दूर दूर से कोई जल तो कोई दूध चढ़ाने यहाँ पहुंच रहा है। 46 साल से नजरबंद इस मंदिर के ताले सनातनियों के लिए खुले हैं। आज क्या हुआ है, पहले उसे देखिए। मां पार्वती की ये मूर्ति संभल के उस कुएं से निकली है जिसकी खुदाई की जा रही है। मंदिर के पास ही कुआं है जिसमें से मां पार्वती और गणेश जी के साथ कई और मूर्तियां मिली हैं। मंदिर के पास जो कुआं प्राप्त हुआ है उसकी खुदाई के दौरान 3 प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं जिन्हें सुरक्षित जांच के लिए रखा गया है। साथ ही जगह को सुरक्षित किया गया है जिससे कि जो भी मूर्तियां प्राप्त हों वह सुरक्षित निकाली जा सकें। इसके लिए कार्डन बनाया गया है और सुरक्षित स्थानों को रखा गया है। हमें नहीं पता कि ये मूर्तियां कैसे खंडित हुई, ये जांच का मामला है। लिहाजा धार्मिक भावनाएं आहत ना हो इसलिए हमने खंडित मूर्तियों को ब्लर कर दिया है। अब समझिए कि आखिर संभल में ये कुआं, ये मंदिर का रहस्य कैसे खुला। शनिवार को बिजली चोरी का पता लगाने प्रशासन की टीम संभल शहर के खग्गू सराय मोहल्ले में पहुंची थी। मोहल्ला मुस्लिम बहुल है। पुलिस और प्रशासन ने सावधानी के साथ बिजली चोरी की जांच शुरू की तो जर्जर अवस्था में मौजूद मंदिर पर नजर पड़ी। फिर गेट खोले गए तो मंदिर में धूल से सनी साक्षात हनुमान जी की मूर्ति और शिवलिंग विराजमान देखे। ये तस्वीर जब वायरल हुई तो यहाँ से पलायन कर चुके हिंदू अपने पुराने मंदिर के दर्शन के लिए लौटे। तब बातों बातों में कुएं का जिक्र सामने आया जिसकी खुदाई शुरू हो गई। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक जल का केंद्र होता था।
तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। बताया जाता है कि कुछ दशकों पहले तक खग्गू सराय मोहल्ले में हिंदू परिवारों की तादाद काफी थी। लगातार दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं के बाद हिंदू आबादी ने यहां से पलायन कर लिया। दावा है कि यहां सनातनी परंपरा के कई और साक्ष्य मौजूद हैं। उन्हीं 19 कुओं में से एक है जिसका जिक्र इतिहास में संभल का नाम आते ही होता है। संभल में अगर बात करें तो कुल 19 कुएं हैं और जिसको लेकर प्रशासन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट नज़र आ रहा है और तरह तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो प्रशासन की ओर से लगातार की जा रही हैं। 1978 में संभल में हुए दंगों के बाद कार्तिक महादेव का मंदिर बंद पड़ा था। 46 साल बाद मंदिर के पट खुले हैं, जिसने इतिहास के उन पन्नों को पलट दिया है जहां हिंदुओं के पलायन, उत्पीड़न और दर्द के न जाने कितने किस्से दबे हुए हैं। संभल में मंदिर और कुआं मिलने के बाद 46 साल पुराना इतिहास लोगों की आंखों के सामने है। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 1978 में ऐसा क्या हुआ था। साल 1978 संभल में सबसे बड़ा दंगा हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 से 25 लोगों की जान चली गई थी। स्थानीय हिंदू समुदाय के लोगों को खग्गू सराय से विस्थापित होना पड़ा था, कहीं और चले जाना हुआ था। 1978 से पहले इलाके में 25 से 30 हिंदू परिवार रहते थे। कार्तिक शिव मंदिर भी साल 1978 से बंद पड़ा था। 1947 में संभल में 55% मुसलमान और 45% हिंदू थे। अब संभल में मुस्लिम आबादी 85% और हिंदू आबादी 15% रह गई है। संभल में हुए अलग अलग सांप्रदायिक दंगों में अब तक 209 हिंदुओं की जान चली गई और 4 मुस्लिम भी मारे गए। संभल के इसी इतिहास को सीएम योगी ने विधानसभा के पटल पर रखा और विपक्ष पर एक के बाद एक कई जुबानी तीर छोड़े। सीएम ने सदन में जो आंकड़ा पेश किया उसको लेकर अब विवाद हो रहा है। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है विधानसभा के अंदर, सुनिए। ये संभल में दंगों का जो इतिहास है 1947 से ही प्रारंभ होता है। 1947 में एक मौत होती है, 1948 में 6 लोग मारे जाते हैं, 1958 में भी दंगा होता है, 1962 में भी दंगा होता है, 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इन आंकड़ों से समाजवादी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। समाजवादी पार्टी के स्थानीय विधायक इकबाल महमूद का कहना है कि सीएम जो आंकड़ा पेश कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। कुछ नहीं, 8-9 लोग मरे थे, 8-9 लोग दोनों पक्ष के मरे थे। मैंने वहीं विरोध किया। मैंने ये कहा कि अगर वो इस बात को साबित कर दें तो मैं अपनी विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा, और नहीं कर सके तो आप अपने पद से इस्तीफा दे देना। संभल में सर्वे के बाद हुई हिंसा पर सियासत पहले से तेज है और अब शिव मंदिर मिलने के बाद इस मुद्दे को नई धार मिल गई है। सीएम योगी ने विधानसभा में आज संभल पर विस्तार से बात की। अखिलेश लखनऊ में नहीं थे, लेकिन बावजूद इसके वो संभल पर सियासी पलटवार से नहीं चूके। सूर्य को, चांद को और सत्य को बहुत देर तक छुपा कोई नहीं सकता है और सत्य जरूर सामने आएगा। मंच यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का था, लेकिन सीएम योगी की जुबान से निकले एक एक शब्द ने सियासी सरगर्मी तेज कर दी। सीएम योगी के 45 मिनट 45 सेकंड के भाषण का केंद्र बिंदु संभल रहा। 46 साल बाद मिले शिव मंदिर का जोरदार जिक्र हुआ। 1978 से जो मंदिर आज निकल रहा है, 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। सीएम योगी ने संभल में कैद शिव मंदिर के लिए समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया, तो अखिलेश ने सरकार को इतिहास खोदने के बजाय भविष्य खोजने की नसीहत दी। इस तरह की ड्राइव कहीं आप उत्तर प्रदेश में कर दो, देश में कर दो, कि बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने कहा, और कई बार मैंने आपके माध्यम से कहा, कि हम लोग खोदने वाले लोग नहीं हैं। इतिहास को, जिन इतिहास के पन्नों में कुछ खराब चीज़ें नहीं खोजना चाहते हैं, हम लोग नए रास्ते खोजने वाले लोग।
लेकिन सीएम योगी शिव मंदिर ही नहीं, हरिहर मंदिर पर भी पूरी तैयारी के साथ थे। संभल में हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भले ही सर्वे पर रोक लगाई हो, लेकिन सीएम योगी ने इतिहास और पुराणों का हवाला देकर बड़ी भविष्यवाणी की है। मैं कहता हूं, ये तो बाबरनामा भी कहता है कि हर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा किया गया। हमारा पुराण भी इस बात को कहता है कि भगवान विष्णु, श्री हरि विष्णु का 10वां अवतार संभल में ही होगा, उसी संभल में होगा। संभल पर सीएम योगी के बयान के बाद लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी योगी के पक्ष में बैटिंग कर रही है तो एसपी पलटवार में जुटी है। सपा का और कांग्रेस का हाथ दंगाइयों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के साथ संभल के अंदर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ न झेलना पड़े, इसलिए मूल मुद्दों से हटकर इस तरह की नफरत की भाषा बोलते रहेंगे, क्योंकि उनको सकारात्मक बोलने के लिए, जनता को बताने के लिए या रिपोर्ट कार्ड लेकर जाने के लिए कुछ उनके पास है ही नहीं। दरअसल संभल की शाही मस्जिद में ही हिंदू पक्ष हरिहर मंदिर होने का दावा कर रहा है। कोर्ट के आदेश पर सर्वे करने गई टीम का हमला हुआ और दंगे भड़के। विपक्ष दंगों को प्रशासन का प्लान बता रहा है तो आज सीएम योगी ने सदन में पलटवार किया। एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है, और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है। संभल की शाही मस्जिद पर सियासी तूफान थमा भी नहीं था और अब शिव मंदिर मिल गया। प्रशासन संभल में मौजूद 19 कुओं की पड़ताल में जुटा है। संभव है कि आने वाले दिनों में संभल पर सियासी पारा यूं ही चढ़ा रहेगा। संभल चर्चा में आया पिछले महीने की 19 तारीख को, जब स्थानीय अदालत ने संभल की जामा मस्जिद में सर्वे के आदेश दिए। आरोप यह था कि जामा मस्जिद हरिहर मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। 24 नवंबर की सुबह कोर्ट के निर्देश पर टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान भीड़ ने बवाल कर दिया, हिंसा हुई, गोलियां चली। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई। पुलिस ने कहा आपसी गोलीबारी में इनकी जान गई है, जबकि स्थानीय लोगों ने पुलिस पर गोली चलाने के आरोप लगाए। पुलिस की जांच में विदेशी हथियार के इस्तेमाल होने की बात तक सामने आई। इसके बाद से हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस संभल की गलियों से अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। कार्रवाई के दौरान प्रशासन अवैध बिजली कनेक्शन की जांच कर रहा था। जांच के दौरान ही शनिवार की दोपहर को संभल के खग्गू सराय इलाके में 46 साल से बंद पड़ी मंदिर मिली। 24 नवंबर को जहां हिंसा हुई थी, उस जगह से मंदिर करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है। मंदिर को लेकर अब प्रदेश की सियासत में नया शोर है। फिलहाल प्रशासन के निर्देश के बाद पूजा पाठ की शुरुआत हो चुकी है। मंदिर की जमीन पर अवैध कब्जा है या नहीं, इसकी जांच जारी है। संभल के डीएम ने एएसआई को चिट्ठी लिखी है। वैज्ञानिक तरीके से जांच के लिए यह खत लिखा गया है। डीएम के मुताबिक माना जा रहा है कि मंदिर करीब 500 साल पुराना हो सकता है। डीएम ने कहा है कि जिस कुएं से मूर्तियां निकली हैं, उस कुएं के पूरे मलबे को निकाला जाएगा। संभल शहर में इस वक्त मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान के 10वें अवतार कल्कि अवतार के संभल में ही जन्म लेने की बात कही जाती है। संभल महात्म्य के मुताबिक ऐसी मान्यता है कि संभल में जहां भगवान कल्कि अवतार लेंगे, वहां 24 कोस में 68 तीर्थ हैं, 19 कूप हैं। अब इन्हीं कूपों का पता लगाने की मुहिम प्रशासन शुरू करने जा रहा है। लेकर चलते हैं संसद। पिछले हफ्ते संसद में अपने पहले भाषण से प्रियंका गांधी ने सुर्खियां बटोरी, तो आज उनका बैग चर्चा का केंद्र बना रहा। हुआ यह कि प्रियंका संसद में आज फिलिस्तीन लिखा हुआ बैग लेकर पहुंची थी। बीजेपी ने तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगाए, तो प्रियंका गांधी की ओर से किया गया पलटवार। प्रियंका गांधी जब संसद पहुंची तो उनके कंधे पर ये रंग बिरंगा बैग टंगा दिखा। कैमरा जब करीब गया तो इस पर अंग्रेजी में फिलिस्तीन लिखा हुआ नजर आया। फिर क्या था, खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। तस्वीरें वायरल होने लगी और सत्ता पक्ष ने प्रियंका के बैग पर सवाल उठा दिए, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा दिया। जब से गांधी परिवार के सदस्य राजनीति कर रहे हैं, वो अपने कंधे पर तुष्टीकरण के बैग को ही लटका कर चल रहे हैं। कभी भी देशभक्ति लटकाई नहीं है उन्होंने अपने कंधों के ऊपर, उसका भार उठाया नहीं है। प्रियंका गांधी कैमरे में जब जब दिखी, उनके हाथ में बैग नजर आया।
संसद परिसर में प्रियंका जब पत्रकारों से बात कर रही थी तो उनसे चलते चलते बैग पर सवाल हुआ। आपका बैग भी एक स्टेटमेंट बन गया। प्रियंका ने यहाँ अपने मुंह से बैग को लेकर जवाब तो नहीं दिया, लेकिन संसद में जब विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे थे तब प्रियंका ने बैग इस अंदाज में निकाला मानो वो उसे दिखाना चाह रही थी। प्रियंका जो बैग लेकर संसद पहुंची थी उस पर फिलिस्तीन की आजादी का जिक्र तो था ही, साथ में तरबूज, फिलिस्तीनी कढ़ाई, जैतून की शाखा, कबूतर बना हुआ था। ये सब फिलिस्तीन की पहचान के प्रतीक के तौर पर माने जाते हैं। तरबूज को फिलिस्तीन की एकता का प्रतीक माना जाता है तो जैतून की शाखा को जमीन से जुड़ाव का। Who is going to decide what clothes I wear now? Who is going to decide that? I will wear what I want. बताया जा रहा है कि पिछले दिनों ही प्रियंका गांधी से फिलिस्तीन के राजदूत ने मुलाकात की थी और उसके बाद अब फिलिस्तीन का झोला टांगकर प्रियंका संसद पहुंच गई। मजदूर मिले अच्छी बात है, लेकिन राष्ट्र विरोधी ताकतों से भारत के किसी भी व्यक्ति को, राजनीतिक हो या गैर राजनीतिक हो, उसको नहीं मिलना चाहिए। भले ही बीजेपी के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये सच है कि प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज पहले भी उठाती रही है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच पिछले साल ही संघर्ष शुरू हुआ था, जिसके बाद से दुनिया में दोनों मुल्कों के पक्ष में गोलबंदी हुई। आज प्रियंका गांधी के साथ ही साथ उनकी मां सोनिया गांधी भी चर्चा में आ गई। मामला 16 साल पहले साल 2008 का है, जब देश में यूपीए की सरकार हुआ करती थी। तब सोनिया गांधी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की लिखी कई चिट्ठियां म्यूजियम से निकलवाकर अपने पास मंगवा लिया था। म्यूजियम ने वही चिट्ठियां वापस मांगी हैं, लेकिन गांधी परिवार की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया। अब बीजेपी ने इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लाइब्रेरी में प्रधानमंत्रियों की स्मृतियां सहेज कर रखी गई हैं, लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कई चिट्ठियां इस म्यूजियम की बजाय सोनिया गांधी के पास मौजूद है। बीजेपी ने अब इसे लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाए हैं, गांधी परिवार पर निशाना साधा है। हिस्टोरिकल हेरिटेज, ये इतिहास की विरासत है, ये किसी परिवार का अपना प्रॉपर्टी नहीं है। ये चिट्ठियां क्योंकि मेरे दादा ने लिखी या मेरी नानी ने लिखी, मेरे पिताजी ने लिखा, इसलिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, दिस इज एंटाइटलमेंट, ये नहीं हो सकता है। ये राष्ट्र का धरोहर है। इसी साल फरवरी महीने में हुई बैठक में पीएम म्यूजियम लाइब्रेरी चलाने वाली 29 सदस्यों की टीम सोनिया गांधी के पास मौजूद जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी चिट्ठियों को कानूनी तरीके से वापस लेने पर चर्चा कर चुकी है। 10 दिसंबर को टीम के एक सदस्य और इतिहासकार रिजवान कादरी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चिट्ठी लिखकर सोनिया गांधी से नेहरू की चिट्ठियां वापस दिलवाने की अपील की थी। 2008 तक नेहरू पेपर्स का ही ये पार्ट, ये पूरा कलेक्शन जो था प्रधानमंत्री संग्रहालय में संग्रहित था। तो 2008 में ये विड्रॉ होने के बाद हमें तो संशोधन कार्य के लिए ये कलेक्शन को देखना था। तो इस वजह से हमने सितंबर में श्रीमती सोनिया गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आइदर आप संस्था को मूल कलेक्शन वापस दें या उसका कॉपी दें। पीएम म्यूजियम ने सोनिया गांधी से जिन चिट्ठियों की मांग की है वो जवाहरलाल नेहरू ने एडविना माउंटबेटन, एल्बर्ट आइंस्टाइन, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, विजय लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसफ अली, बाबू जगजीवन राम और गोविंद वल्लभ पंत जैसी शख्सियतों के नाम लिखी थी। और उनमें से कई चिट्ठियों में इन नामचीन लोगों के बीच अहम मुद्दों पर चर्चा हुई थी। बीजेपी का आरोप है कि चिट्ठियों में छिपा सच सामने आता उसके पहले ही यूपीए कार्यकाल में सोनिया गांधी ने चिट्ठियों को हटवा दिया। 2010 से इन सारी चिट्ठियों का डिजिटाइजेशन होना था। इनको स्कैन करके डिजिटल माध्यम से इनको आगे बढ़ाना था और 2010 में डिजिटाइजेशन से पहले ही सोनिया जी ने इन चिट्ठियों को अपने पास मंगा लिया। लेकिन जो चिट्ठियां देश की धरोहर हैं और अपनी असल जगह यानी पीएम म्यूजियम में मौजूद होनी चाहिए, वो गांधी परिवार के पास क्यों है? इस मुद्दे पर कांग्रेस साफ साफ बोलने से कतरा रही है। मैं समझता हूँ नेहरू जी कहीं न कहीं उनके न केवल सामने बल्कि अचेतन मन में है और यही एक कारण है कि बार बार नेहरू की कोई भी चीजें हो उस प्रकार की वो चीजें करते हैं। जिस म्यूजियम से सोनिया गांधी ने नेहरू की चिट्ठियां अपने पास मंगवाई थी वो मोदी सरकार से पहले जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल के नाम से पहचानी जाती थी, जिसे मोदी सरकार ने बदलकर जवाहरलाल नेहरू के अलावा देश के बाकी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनवा दिया था।
उधर चुनाव नतीजों में हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे विपक्ष के अंदर से ही अब विपक्ष को नसीहत मिलनी शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद अब टीएमसी की ओर से भी सलाह दी गई है कि बेवजह का विवाद ईवीएम पर खड़ा नहीं किया जाए। अपने ही खेमे से मिल रही नसीहतों के बावजूद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ईवीएम को लेकर अपनी थ्योरी पर कायम है, जिसकी गवाह है महाराष्ट्र विधानसभा की ये तस्वीर। शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और समाजवादी पार्टी समेत कई दलों ने ईवीएम के मुद्दे पर एक बार फिर विधानसभा के बाहर मोर्चा खोल दिया। लेकिन धीरे धीरे ईवीएम के सवाल पर कांग्रेस के साथी किनारा कर रहे हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने शुरुआत की। 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party. If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. उमर की हेडलाइन अभी चल ही रही थी कि इसमें पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी की टीएमसी भी कूद पड़ी। हालांकि अभिषेक बनर्जी ने अपनी सलाह को निजी बताया। मुझे लगता है, ये मेरी पर्सनल राय है, कि जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए। ईवीएम के मुद्दे पर गठबंधन के अंदर पनप रहे अविश्वास पर आरजेडी ने उमर और अभिषेक को नसीहत दी है। कहा कि अंदरूनी मुद्दों पर बयानबाजी के बजाय गठबंधन में ही बातचीत हो। गठबंधन के जो भी नेता हैं इंडिया अलायंस के, वो सब गठबंधन के अंदर अगर इस तरह के मामलों को रखे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि ईवीएम का जो मामला है वो गठबंधन का मामला नहीं है, पूरे देश की जनता कहीं ना कहीं ईवीएम से और ईवीएम के द्वारा जिस तरह से खेल होता है उससे नाराजगी में है, गुस्से में है। विपक्ष के जिन नेताओं ने ईवीएम विरोध पर सवाल उठाए हैं, उनमें से एक उमर अब्दुल्ला खुद हाल ही में चुनाव जीतकर सीएम बने हैं, जबकि अभिषेक की पार्टी 13 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज है। विपक्ष पहले से ही संसद में कार्रवाई को लेकर बटा हुआ था। अब ईवीएम ने उसकी एकता को डिरेल कर दिया है। देखना होगा कि कब तक विपक्ष की एकता टिकी रहती है। उमर अब्दुल्ला के बयान के बाद ऐसा लग रहा है कि ईवीएम की उम्र अब बढ़ गई है, लेकिन बाकी दलों की ओर से इस मुद्दे को लेकर कहां तक उठाया जाएगा, कहां पर जाकर यह बवाल खत्म होगा, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर प्रचंड जीत के बावजूद महायुति की ओर से पहले सीएम के नाम के ऐलान में देरी हुई, फिर लंबे इंतजार के बाद कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अब खबर आ रही है कि मंत्री ना बन पाने से बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी के कई नेता रूठ गए हैं। रविवार रात की ये तस्वीर है। नासिक में एनसीपी के दफ्तर के बाहर छगन भुजबल के समर्थकों ने टायर जलाकर विरोध किया। महाराष्ट्र में रविवार को जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उसमें कई बड़े नेताओं को जगह नहीं मिली है। छगन भुजबल भी उनमें से एक हैं। तो पार्टी के हमारे जो नेता है उनका निर्णय होता है तो उसके बारे में क्या कहेंगे। नाराजगी की वजह से सत्ताधारी गठबंधन के कई विधायक सदन नहीं पहुंचे। कल ही 39 मंत्रियों ने नागपुर में शपथ ली है। जिन बड़े नेताओं की नाराजगी की खबर सामने आ रही है उसमें एनसीपी के छगन भुजबल, बीजेपी से सुधीर मुनगंटीवार, शिवसेना से प्रकाश सुर्वे का नाम प्रमुख है। मैंने मेरा योगदान पूरी तरह से दिया है। अभी ऐसा है, बहुत लंबी कतार थी इसमें भी, मंत्री पद मांगने वाले में कुछ आजी माजी मंत्री है, कुछ मातबर नेताओं के बेटे हैं, कुछ बड़े घर के लोग हैं। हम एक गरीब कार्यकर्ता है, संघर्ष करने वाले हैं। शिवसेना कोटे से शिंदे सहित 11 मंत्री सरकार में हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि करीब दर्जन भर विधायक नाराज चल रहे हैं। असल में ये हुआ कि इस बार महायुति को बम्पर जीत मिली है, लेकिन सरकार में सिर्फ 43 मंत्री शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि गठबंधन के कई सीनियर नेताओं की जगह नए नेताओं को मौका दिया गया है। महाराष्ट्र में महायुति और हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद मैट्राइज ने सर्वे किया है। 76,000 लोगों से बातचीत की गई है। लोगों से ये जानने की कोशिश की गई है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनाव में जो महाविकास अघाड़ी बहुत आगे थी वो विधानसभा के चुनाव में पिछड़ गई है। विधानसभा चुनाव में विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर नजर आए राहुल गांधी के प्रति वहां की जनता के मन में विश्वास की कमी दिखी। अधिकांश जनता ने कहा कि उनके अंदर इस बात का डर था कि विपक्ष के काम से देश कमजोर हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जो गलती हमने की उसको विधानसभा चुनाव में नहीं दोहराया और इसी का नतीजा रहा कि भाजपा को दोनों राज्यों में इतनी बड़ी जीत मिली।
जबकि हरियाणा में तो भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर रिकॉर्ड ही वहां पर बना दिया है। बीजेपी के दोनों नारे महाराष्ट्र में पूरी तरह से हिट हो गए। महायुति सरकार के काम से लोग काफी ज्यादा संतुष्ट दिखे। 41% लोगों ने कहा कि फडणवीस की लोकप्रियता बढ़ी है। एक है तो सेफ है नारे को 56% लोगों ने पसंद किया। 25% लोग बटोगे तो कटोगे वाले नारे से भी जुड़े। 54% लोगों ने मोदी के चेहरे पर वोट डाला। राहुल गांधी के चेहरे पर 9% लोगों ने ही वोट किया है। तो ये तो बात हो गई महाराष्ट्र की, जिसको लेकर सियासत अभी भी जारी है। आगे वहां की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। रात के 9:30 बज चुके हैं और अब बात करेंगे बांग्लादेश विजय की और उस पर हो रही राजनीति की भी। आज ही के दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया था। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ और बांग्लादेश बना। सरेंडर वाली वो ऐतिहासिक तस्वीर आपने भी देखी होगी। तस्वीर उस वक्त ढाका में खींची गई थी। इसमें पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी जनरल अब्दुल्ला खान नियाजी अपने सैनिकों के सरेंडर के दस्तावेज पर साइन कर रहे हैं। उनके बगल में भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा बैठे हुए हैं। बाकी के भारतीय सेना के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। यह तस्वीर अब तक भारतीय सेना के हेडक्वार्टर में थी, लेकिन अब उसकी जगह बदल दी गई है। यह तस्वीर नई जगह पर लगी तो कांग्रेस ने इतिहास मिटाने के आरोप लगा दिए। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इस मुद्दे पर राजनीति ना करने की बात कही थी, लेकिन बयान दोनों ही तरफ से एक दूसरे के खिलाफ जमकर दिए जा रहे हैं। 1971 में जब भारत के आगे 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया था, ये तस्वीर तब की है। अब तक ये तस्वीर आर्मी के हेडक्वार्टर में सेनाध्यक्ष के बैठक कक्ष में थी। अब ये नई दिल्ली में फील्ड मार्शल मानेक शॉ की याद में बनाए गए मानेक शॉ सेंटर पहुंच गई। तस्वीर बदली तो कांग्रेस ने सदन में कहा कि ये तो जवानों का अपमान है। आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है भारत की सेना के सामने। सदन के अंदर सरकार को घेरने के बाद प्रियंका बाहर आई और सांसदों के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मुद्दा उठाया तो सरकार ने भी तस्वीर की जगह बदलने की वजह बताई। वो पेंटिंग मोस्ट बीफिटिंग प्लेस पर मानेकशॉ ऑडिटोरियम में पूरे सम्मान के साथ में स्थापित की गई है, ताकि वहां उसे और अधिक लोग जो है उसे देख करके उससे प्रेरणा प्राप्त करें। जिस मानेकशॉ सेंटर में तस्वीर को शिफ्ट किया गया, वहां एबीपी न्यूज की टीम भी पहुंची। आज भी भारत ये कहता है कि 93,000 सैनिकों ने पूरी तरह से समर्पण कर दिया था और इसीलिए इस तस्वीर का इतना महत्व है। कांग्रेस मानती है कि तस्वीर बदलना सिर्फ बहाना है, उसके जरिए इतिहास को बदलने की कोशिश है। इतिहास आप मिटा नहीं सकते, इंदिरा गांधी जी का योगदान आप मिटा नहीं सकते, देश के जो जवानों का योगदान है वो मिटा नहीं सकते। बीजेपी का आरोप है कि 1971 की जंग में बात सिर्फ इंदिरा गांधी की होती है, जबकि उस दौर के रक्षा मंत्री जगजीवन राम को भुला दिया गया। और सबसे बड़ा जो योगदान रहा बाबू जगजीवन राम का, उस वक्त के रक्षा मंत्री जो थे, दलित वंचित शोषित समाज से आने वाले बाबू जगजीवन राम ने जो ये भूमिका निभाई थी, उनको इतिहास ने भुला दिया। बीजेपी अब 1971 के दूसरे नायकों को ढूंढ रही है तो कांग्रेस कह रही है कि आपने तस्वीर की जगह बदलकर इंदिरा गांधी के साथ जवानों का भी अपमान किया। कांग्रेस तो अभी भी उस तस्वीर को सेना के हेडक्वार्टर में वापस लगाने की मांग कर रही है। 1971 वाली तस्वीर तो सेना के ऑफिस में बदल दी गई, लेकिन उसकी जगह जो नई तस्वीर लगाई गई वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। उस तस्वीर में धर्म भी है, विज्ञान भी, सेना का साहस भी है, युद्ध नीति भी। एक्सपर्ट मानते हैं कि उसमें चीन के लिए एक संदेश भी छिपा है। में मिली जीत की ये तस्वीर सेना के हेडक्वार्टर में लगी थी। कई साल बीत गए लेकिन तस्वीर वही रही। दूसरे देशों के सैन्य अधिकारी आते थे तो इसी तस्वीर के आगे फोटो खिंचाते थे। अभी दिसंबर महीने की शुरुआती दिनों तक ऐसा ही होता रहा, लेकिन 11 दिसंबर को सेना हेडक्वार्टर की उसी जगह पर एक फोटो डाली जिसमें दूसरी तस्वीर दिखी। कहा जा रहा है कि नई तस्वीर में सेना के अतीत का शौर्य नहीं, धर्म और भविष्य की रणभूमि है। तस्वीर में पैगोंग झील दिख रही है, साथ में सेना के टैंक है, अर्जुन का रथ भी है, चाणक्य भी खड़े हैं और गरुड़ भी उड़ रहे हैं। एक्सपर्ट और पूर्व सैन्य अधिकारियों की माने तो इस नई तस्वीर से भारतीय सेना दुश्मनों को एक नया संदेश दे रही है। इसके जरिए हम मैसेज देना चाहते हैं चाइना को कि आज का हिंदुस्तान जो है
हर प्रकार से तैयार है। लेकिन ये जो लेटेस्ट पेंटिंग है इसमें कहा गया कर्म क्षेत्र, तो इसमें इतिहास है, इसमें रिलीजियस आइकोनोग्राफी है और इसमें मॉडर्निटी है। जो रामायण में है, जो महाभारत में है, जो चाणक्य में है, वो उनकी कोशिश है कि हमको दिखाने चाहिए। कई लोग नाराज हैं, कई लोग खुश हैं। 53 साल पहले 16 दिसंबर 1971 को भारत की मदद से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था, लेकिन आज वही बांग्लादेश भारत से दूर होता जा रहा है। जिस कट्टरपंथी विचारधारा से भारतीय सेना ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, वही विचारधारा अब वहां पर हावी हो रही है। तोप से गोले दागकर बांग्लादेश की सेना 53 साल पहले मिली अपनी आजादी का जश्न मना रही है। खुद की सेना, खुद का तोप और खुद की जमीन। बांग्लादेश के पास ये सब कुछ आया है भारत की वजह से। उनके लोग पाकिस्तानी सेना के पैरों तले कुचले जा रहे थे, कोई बचाने वाला नहीं था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर 1971 में भारत की सेना उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में घुसी और उसे आजाद कराया। उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मानेकशॉ की अगुवाई में सेना ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ गया। उस जंग में हमने अपने 3,843 सैनिकों को खो दिया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पांच महीने पहले जिस मुजीबुर रहमान की प्रतिमाओं को वहां के आंदोलनकारी तोड़ रहे थे, उन्हीं की रिक्वेस्ट पर भारतीय सेना गई और उनके देश को आजाद कराया। विडंबना देखिए, आज उनका देश उन्हें और उनके परिवार को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगा है। अब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और भारत के प्रति भी जहर घोला जा रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन तैयारियां तेज हो चली हैं। आप सभी सीटों पर टिकट फाइनल कर चुकी है। महिला वोटरों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने पहले महिला सम्मान योजना का ऐलान किया, तो आज महिला अदालत का मंच सजा दिया। बीजेपी भी झुग्गी झुग्गी नाप कर कमाल करने की तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली में कांग्रेस के साथ ना सही, अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया है। दिल्ली में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर आक्रामक आम आदमी पार्टी ने आज महिला अदालत लगाई। मंच पर अखिलेश यादव को चीफ गेस्ट बनाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा तेज किया। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका बताओ हम क्या करें? इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। दिल्ली में महिला सुरक्षा के मुद्दे को आम आदमी पार्टी बीजेपी के पाले में डाल रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से भी जवाबी पलटवार किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उनकी महिला अदालत में क्या विभव कुमार जी जज होंगे? वही विभव कुमार जी जो महिलाओं को पीटने, स्वाति मालीवाल को पीटने के आरोप उन पर चल रहे हैं और उसमें वो बेल पे बाहर है। महिला अदालत हो या हर महीने 1,000 वाली स्कीम, केजरीवाल दिल्ली में महिला वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं ताकि जीत की स्क्रिप्ट फिर से लिखी जाए। आपका फोकस महिला वोटर पर है तो बीजेपी झुग्गी बस्ती को साधने में लगी हुई है। बीजेपी नेताओं ने कल रात दूसरी बार दिल्ली की झुग्गियों में रात्रि प्रवास किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद बांसुरी स्वराज और महासचिव दुष्यंत गौतम समेत कई कद्दावर नेता अलग अलग बस्तियों में डेरा डाले रहे। दिल्ली की झुग्गी और कच्चे मकानों में 30% से ज्यादा आबादी रहती है, जिन्हें आपका परंपरागत वोटर माना जाता है। झुग्गियों में सेंध लगाकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के किले को ढहाने में लगी हुई है।